चलिए, आप सब लोग को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी हमारे स्टूडेंट 2025 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन्हीं के लिए यह वीडियो है। एकदम इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। आई मेरा दावा है कि आप लोग 2025 में रिकॉर्ड नहीं महा रिकॉर्ड तोड़ दीजिएगा। और कौन बेहतरीन है, कौन सबसे बेस्ट पढ़ाता है, कंपैरिजन जरूर कीजिएगा। जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ से कंपैरिजन जरूर कीजिएगा कि कौन है पढ़ाने में सबसे बेहतरीन। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। एकदम पूरा ध्यान से देखिएगा। आप लोग को सबसे पहले बता देते हैं कि कल के जो वीडियो में आप लोग को बतलाए थे, आव्यूह चैप्टर पढ़ा रहे थे, उसमें आप लोग को आव्यूह बतलाने से पहले एक टॉपिक बतलाए थे, पंक्ति। पंक्ति किसको कहते हैं? चूँकि हम लोग डायरेक्ट आव्यूह को नहीं समझ सकते हैं। आव्यूह को समझने से पहले हम लोग को दो टॉपिक समझना है, पंक्ति और स्तंभ। तो कल आप लोग को पंक्ति के बारे में समझा रहे थे, आज आप लोग को बताएंगे स्तंभ। और जब दोनों बतला देंगे तब आते हैं आव्यूह पर। चैप्टर वाइज चैप्टर, टॉपिक वाइज टॉपिक आप लोग का थ्योरी बढ़ता रहेगा। तब पूरा शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा। एक बार फिर तो आप लोग को बता देते हैं कि दुनिया में सबसे कमज़ोर समझना दुनिया का सबसे बड़ा पाप। अगर पाप का भागी बनना चाहते हो तो कभी भी पढ़ाई में अगर अपने को पढ़ाई में अगर कमज़ोर समझ लिया तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। अगर पाप को बटोरना नहीं चाहते हो तो कभी भी पढ़ाई में अपने को कमज़ोर नहीं समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरू से। ढंग से देखिएगा, फिर बनाते चलिएगा। चलिएगा बाबू, कल आप लोग को पढ़ाए थे आव्यूह। कल के वीडियो में एक बार फिर से आप लोग को रिपीट कर देते हैं कि जो पंक्ति कल बताए थे, पंक्ति किसको कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। आज के वीडियो में सारा चीज़ बतला देंगे, तो ध्यान से देखिएगा बाबू, पूरा ध्यान से देखिएगा। आप लोग का चैप्टर जो है 3 है। और चैप्टर जो है आव्यूह, इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले, आप लोग का एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप लोग को सबसे पहले बतलाया जाएगा थ्योरी। तब पहला जो थ्योरी में टॉपिक कल बतलाए थे, उस टॉपिक का नाम था पंक्ति। उस टॉपिक का नाम था पंक्ति। इंग्लिश में कहते हैं रो, ROW, रो। ठीक है, रो कहते हैं। इसका जो बतलाए थे आप लोग को, जो थ्योरी बतलाए थे, देखिए। जब किसी, ध्यान से बाबू देखिएगा और उतारिएगा। जब किसी अंक या अक्षर को, जब किसी अंक या अक्षर को एक्स अक्ष के अनुसार लिखा जाता है तो उसे पंक्ति कहते हैं। उसे पंक्ति कहते हैं। ठीक है, एक कल के वीडियो में बताए हैं। अब इसको हम लोग क्या से सूचित करेंगे? इसे कैपिटल R द्वारा सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल R द्वारा सूचित किया जाता है। तो कल बताए थे एक्स अक्ष का मतलब क्या है। देखिए, जब किसी अक्षर को इस लाइन के जैसा लिखिएगा, इस लाइन के जैसा, जैसे ये लाइन दिखाई दे रहा है, तो इसी को हम लोग पढ़े थे पंक्ति। मतलब देखिएगा, हाई जो पहिलका लाइन है
इसको पहिलका पंक्ति R1 कहते हैं, और जो दूसरका लाइन है दूसरका पंक्ति R2 कहते हैं, और जो तीसरका लाइन है तीसरका पंक्ति R3 कहते हैं। ठीक है, पहिलका लाइन R1, दूसरका लाइन R2, तीसरका लाइन R3। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है बच्चा। इसको लिखने का तरीका देखिए, एग्जाम्पल अगर यहाँ पर साफ लिखवाए कि जब किसी अंक या अक्षर को एक्स अक्ष के अनुसार लिखा जाता है, मतलब इस लाइन के अनुसार, चूंकि आप लोग खुद जानते हैं कि इस लाइन को एक्स अक्ष कहते हैं और इस लाइन को वाई अक्ष कहते हैं, तो हम लोग वाई अक्ष नहीं एक्स अक्ष के अनुसार लिखना है। तो अब देखिए मान लीजिए ए बराबर ए काहे मान रहे हैं और वो बड़का ए काहे मान रहे हैं, अभी थ्योरी को आगे बढ़ने दीजिए। ठीक है, तो ए बराबर किसी अंक को 2, 4, 6 ऐसे लिख सकते हैं। तो जब ऐसे लिखिएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो 2, 4, 6 भाई एक्स अक्ष के अनुसार लिखा गया है। ठीक है, अगर इसको हम ऐसे लिख देंगे 2, 4, 6 सीधा वाई अक्ष के अनुसार लिखा गया, ऊपर नीचे लिखा गया है। लेकिन हम लोग ऊपर नीचे नहीं, चूंकि ऐसे लिखिएगा तो ये वाई अक्ष के अनुसार हो गया, ऐसे लिखिएगा तो एक्स अक्ष। लेकिन थ्योरी में क्या कह रहा है कि जब किसी अंक या अक्षर को एक्स अक्ष के अनुसार लिखा जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग पंक्ति कहते हैं। इसे क्या द्वारा सूचित किया जाता है, आर द्वारा सूचित किया जाता है। तो अब मान लीजिए कि पहिलका लाइन R1, दूसरका लाइन R2, तीसरका लाइन R3, 2, 4, 6 इस लाइन के जैसा लिखिएगा तो इसी को हम लोग कहेंगे पंक्ति। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे स्तंभ। लेकिन अभी हम लोग पंक्ति पर विचार कर रहे हैं। अब रह गई बात, इतना जब पंक्ति समझ में आ गया तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिएगा प्यारे स्टूडेंट, देखिए मान लीजिए एगो और एग्जाम्पल लीजिए। अगर मान लीजिए कि ए बराबर दिया है, ए बराबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20। ठीक है, यहीं आप लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है। आप लोग से पूछेगा कि इसमें बताइए कि पहला पंक्ति कौन है, दूसरा पंक्ति कौन है, तीसरा पंक्ति कौन है। आप पहला पंक्ति में अवयव कौन कौन है पूछ देगा। तो देखिएगा बाबू, मान लीजिए कि आप लोग से पूछा जा रहा है कि इसमें कौन कौन पंक्ति है। तो देखिए है आप लोग का पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति और तीसरा पंक्ति। ध्यान से देख लीजिए जो एक्स अक्ष के अनुसार लिखा जा रहा है। फिर तो एक बार दिखा देते हैं, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति। ठीक है, फिर तो एक बार देखिए, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति। समझ में आ रही है। फिर तो एक बार देखिए, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति। समझ में आ रही है। अब आप लोग से पूछा जाएगा कि पहला पंक्ति, तो पहला पंक्ति को हम लोग कहते हैं R1, दूसरका पंक्ति को हम लोग कहते हैं R2 और तीसरका पंक्ति को हम लोग कहते हैं R3। समझ में आ रही है। ये पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति और तीसरा पंक्ति। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान तो सुनिएगा। ठीक है, अब पूरा ध्यान से। अब आप लोग से पूछेगा कि पहिलका पंक्ति में कौन कौन से अवयव है, कौन कौन से अंक है। तो यहाँ पर लिखिए, पहला पंक्ति R1 बराबर। ठीक है, तो पहला पंक्ति R1 में कौन कौन है, 2, 4, 6, यही नहीं जी। पहिलका पंक्ति में 2, 4, 6, 2, 4, 6। ठीक है, अब चलिए दूसरा पंक्ति, दूसरा पंक्ति में चलिएगा तो दूसरा पंक्ति R2 में क्या क्या होता है बाबू,
और दूसरका पंक्ति है तो 8 10 12, 8 10 12 एकदम क्लियर। तीसरा पंक्ति में चलिएगा बाबू, तीसरा पंक्ति में तो देखिए तीसरा पंक्ति में कौन दिया है। तीसरा पंक्ति R3 12, तीसरा पंक्ति R3 12। तो R3 में देखिए यही आप लोग का R3 है। तो R3 में कौन कौन है? 14 16 20। तो यहाँ पर लिख दीजिए 14 16 20 एकदम क्लियर। तो इसी को हम लोग कहते हैं पंक्ति। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जब किसी अक्षर को एक अक्ष के अनुसार लिखा जाता है तो इसी को हम लोग कहते हैं पंक्ति। तो ये आप लोग का पहिलका लाइन है तो पहिलका पंक्ति, ये आप लोग का दूसरका लाइन है तो दूसरका पंक्ति, ये आप लोग का तीसरका लाइन है तो तीसरका पंक्ति। तो पहिलका पंक्ति 2 4 6, पहिलका पंक्ति में 2 4 6 है तो 2 4 6। दूसरका पंक्ति में 8 10 12 है, तीसरका पंक्ति में 14 16 20 है। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अगर समझ गए तो समझिए कि पंक्ति इतना ही पढ़ना है। ठीक है, पंक्ति आप लोग को इतना ही पढ़ना है। तो अब एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि जब किसी अंक या अक्षर को एक अक्ष के अनुसार लिखा जाता है तो उसे पंक्ति कहते हैं। इसे क्या से सूचित किया जाएगा? आर द्वारा सूचित किया जाएगा। बोलिए बाबू, क्या से सूचित किया जाएगा? आर द्वारा सूचित किया जाएगा। क्या से सूचित किया जाएगा? आर द्वारा सूचित किया जाएगा। समझ में आया? चलिए, तो ये जो टॉपिक था ये कल वाला क्लास में बता दिए थे आपको। डे 1 करके लिखा हुआ होगा, डे 1 करके लिखा हुआ होगा, वो आप लोग को बतला दिए हैं पहला क्लास में। जो बच्चे हमसे नए नए जुड़े हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए सब फेसबुक ग्रुप में, जितना फेसबुक है व्हाट्सएप है सब पर शेयर कर दीजिए। ठीक है, आप सब स्टूडेंट दोस्त पास माने दोस्तीन जितना भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग होगी सबके पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपसे भी विशेष आग्रह है कि सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका सब्सक्राइब कर देने से मेरा जानते हैं भगवान भी खुश होंगे, माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। आइए आप 2025 में टॉप नहीं बिहार टॉप कीजिएगा, गारंटी है। चलिए, अब इसके बाद ई जब समझ में आ गया तो अब आप लोग को बताते हैं पंक्ति के बाद अगला जो टॉपिक है स्तंभ। चलिए बाबू हेडिंग दीजिए स्तंभ। अगला टॉपिक स्तंभ, इंग्लिश में कहते हैं कॉलम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चा? कॉलम। पहला के बाद चूंकि आव्यूह को जानने से पहले हम लोग क्या समझेंगे? पंक्ति। इसके बाद क्या समझेंगे? स्तंभ। और जब इसको समझ लेंगे तो समझिए कि आव्यूह आप लोग को खूब बढ़िया से समझ में आएगा। कहिएगा कि साला आव्यूह के जन्मदाता बुझाता कि हम ही हैं क्या। तो आपको ऐसा फील आएगा कि लगेगा कि आव्यूह चैप्टरवा आप ही लोग लिखे हैं, इतना मजा आएगा। लगेगा कि आप मैथ के भगवान बन चुके हैं। आव्यूह का जो रचना करता है आप ही लोग हैं। देखिएगा अब स्तंभ कॉलम, तो स्तंभ मीन्स कॉलम। तो अब देखिएगा कॉलम, अब इसका डिफिनीशन आप लोग को बताते हैं, ध्यान तो देखिएगा। पहले लिख लीजिए तब समझाते हैं, ध्यान तो देखिएगा। जब किसी अंक या अक्षर को y अक्ष के अनुसार
अनुसार लिखा जाता है तो उसे स्तंभ कहते हैं। तो उसे स्तंभ कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके, इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। अब ध्यान से बाबू देखिएगा, इसका y अक्ष का मतलब क्या है, कहाँ से इसका कनेक्शन है। चूंकि y अक्ष हमेशा इस तरह होता है, ठीक है, y अक्ष हमेशा कैसा होता है, इस तरह होता है, यही है y अक्ष। अब देखिए ये पहला लाइन है, चूंकि स्तंभ को C से सूचित किया जा रहा है, तो स्तंभ को C से सूचित किया जा रहा है, तो ये पहला लाइन है तो क्या हो जाएगा C1, दूसरा लाइन है तो C2, तीसरा लाइन है तो C3। चूंकि जब किसी अंक या अक्षर को, ठीक है, जब किसी अंक या अक्षर को y अक्ष के अनुसार लिखा जाता है, तो y अक्ष के अनुसार लिखिएगा, तो लिखने की इस प्रक्रिया को ही हम लोग कहते हैं क्या, स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, स्तंभ कहते हैं। तो देखिए कैसे लिखा जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल। अब ये जो है पहिलका लाइन, दूसरका लाइन, ये आप लोग का तीसरका लाइन, ठीक है। तो पहिलका लाइन है तो C1, दूसरका स्तंभ है तो C2 और तीसरका स्तंभ है तो C3, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बाबू, मान लीजिए कि कोई अक्षर है, ठीक है। अगर मान लीजिए चाहे अंक, मानिए कोई अंक, अगर किसी अंक को ऊपर नीचे ऐसे लिखिएगा, ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे लिखिएगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। ऊपर नीचे A बराबर 2 4 6, मतलब कि इसको ऊपर नीचे लिखिए, इसे ऊपर नीचे। अगर ऊपर नीचे लिखिएगा तो इसको हम लोग कहेंगे स्तंभ। चूंकि थ्योरी में साफ लिखवाए हैं कि जब किसी अंक या अक्षर को, जब किसी अंक या अक्षर को, माने अंक अक्षर, या तो अंक रहेगा और नहीं तो अक्षर रहेगा, तो अंक या अक्षर को y अक्ष के अनुसार लिखिएगा तो इसी को स्तंभ कहते हैं। मतलब 3 6 9, इसको ऊपर नीचे इसे लिख दीजिए, मतलब y अक्ष के अनुसार। जब ऊपर नीचे लिखिएगा तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्तंभ कहेंगे। चाहे अक्षर भी लीजिएगा, देखिए अक्षर भी ABC, ऊपर नीचे लिख दीजिए, चाहे क ख ग, ऊपर नीचे लिखिए। जब ऊपर नीचे लिखिएगा तो इसी को हम लोग कहेंगे क्या, स्तंभ। क्या कहेंगे, स्तंभ। अब रह गई बात कि हाई ब्रैकेट काहे दिया जा रहा है। इसका कोई मतलब नहीं है, कुछ इसका मतलब नहीं है, बस सुंदर दिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब क्यों दिया जाता है, जब आप भी को समझा रहे तो सारा चीज बताएंगे, ठीक है, सारा चीज बताएंगे। अभी थ्योरी को आगे बढ़ने दीजिए। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि जब किसी अंक को ऊपर नीचे लिखिएगा तो इसी को हम लोग कहेंगे स्तंभ, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा बच्चा, अब इसके बाद, अब मान लीजिए कि कोई एग्जाम्पल में लीजिए A बराबर, एग्जाम्पल में 2
4 6 8 10 12 14 15 16 मान लीजिए यहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें पूछा जाएगा कि कितना स्तंभ है। आप लोग से पूछा जाएगा कि कितना स्तंभ है, तो आप लोग क्या बताइएगा। देखिए इसमें से जब स्तंभ पूछा जाएगा तो यही ना कहिएगा पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, यही ना बाबू बताइएगा। तो पहला स्तंभ C1 C2 C3। ठीक है, पहला स्तंभ C1 C2 C3, यही ना होगा। अब चूंकि आप अपने से समझिए कि पहलका लाइन है तो C1, दूसरका स्तंभ है तो C2, तीसरका स्तंभ है तो C3, यही ना। अब आप लोग से ये पूछ दिया जाएगा कि पहलका स्तंभ में कौन कौन है। ठीक है, पहलका स्तंभ, तो देखिए पहला स्तंभ C1 बराबर, तो पहला स्तंभ में कौन कौन अंक दिया है, तो देखिए है पहलका स्तंभ है, तो पहलका स्तंभ में 2 8 14 दिया हुआ है, तो लिखिए 2 8 14। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि दूसरा स्तंभ में कौन कौन दिया है, तो दूसरा स्तंभ C2 बराबर, तो देखिए बाबू दूसरका स्तंभ में कौन कौन है। दूसरका स्तंभ है पहलका लाइन और दूसरका लाइन, तो है आपका दूसरका लाइन है, तो दूसरका लाइन में 4 10 15, यहाँ पर लिखिए 4 10 15, समझ में आ रही है। अब इसके बाद तीसरा स्तंभ, तो तीसरा स्तंभ में चलिएगा बाबू, तीसरा स्तंभ में C3 बराबर, तो देखिए इसमें कौन कौन है। तीसरका स्तंभ यही है, देखिए पहलका स्तंभ, दूसरका स्तंभ और तीसरका स्तंभ, तो तीसरका स्तंभ 6 12 16, तो लिख दीजिए 6 12 16, समझ में आ गया। यही आप लोग का स्तंभ कहलाता है। बात समझ में आ रही है। एक बार फिर तो आप लोग को बता रहे, पूरा ध्यान से देखिएगा, पूरा ध्यान से। ठीक है, टॉपिक का नाम है स्तंभ। ठीक है, टॉपिक का नाम स्तंभ, इंग्लिश में कहते हैं कॉलम। इंग्लिश में बाबू हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम। एकदम पूरा ध्यान से समझिएगा। आप लोग बिहार में रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं, बिहार में नहीं पूरा भारत के धरती पर सबसे बेहतरीन पढ़ाने का चैलेंज है। पूरा भारत के धरती पर इतिहास गवाह बनेगा मात्र 3 महीना के अंदर में कि कौन है बेस्ट। घबराना नहीं है। सबसे बेस्ट टीचर का खिताब लेने का एकदम एक दर्जा लेंगे कि मैथ में सबसे बेताज बादशाह कौन है। अब बेताज बादशाह हम अपने को नहीं बनाएंगे, हम अपने स्टूडेंट को बेताज बादशाह मतलब मैथ का भगवान बनाएंगे। और अगर मेरा स्टूडेंट अगर मैथ का भगवान बन जाएगा तो चंदन महाराज किसी परिचय के मोहताज नहीं रहेंगे। तो आप लोग को देखिएगा मैथ का भगवान बना देंगे। आए आप लोग बिहार का ब्रांड स्टूडेंट बनिएगा। आए एक के बार जानते हैं 12th बोर्ड का जब 2025 में एग्जाम होगी, एकदम धुआं उड़ा दीजिएगा, धुआं। कहिएगा कि साला इतना हम आज तक ऐसा नहीं पढ़े थे। तो चलिए एकदम रेडी है। आप वीडियो को बाबू शेयर कर दीजिएगा, सबके पास शेयर, जितना दोस्त है। कभी जलना नहीं चाहिए, ना तो माता रानी आप लोग को बद्दुआ दे देगी। सभी स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए ताकि सब स्टूडेंट पढ़े। ठीक है, चलिए आज सब्सक्राइब तुरंत कीजिए। टॉपिक का नाम है स्तंभ, इंग्लिश में कहते हैं कॉलम। जब किसी अंक या अक्षर को y अक्ष के अनुसार, देखिए इसको हाईलाइट रखिए, y अक्ष, इसको एकदम हाईलाइट रखिएगा। y अक्ष के अनुसार, किसके अनुसार, y अक्ष के अनुसार। किन के अनुसार बाबू, y अक्ष के अनुसार लिखा जाता है तो उसे स्तंभ कहते हैं। इसे क्या से सूचित किया जाएगा, C द्वारा।
स्तंभ को क्या से सूचित किया जाएगा? सी द्वारा। अब पंक्ति को क्या से सूचित किया जाएगा? आर द्वारा। ध्यान में रखिएगा, भूलना नहीं है। पंक्ति को आर द्वारा और स्तंभ को सी द्वारा। अब चलिए, अब यहां पर एग्जाम्पल दिया है। अब जब ऊपर नीचे खींचिएगा वाई अक्ष के अनुसार, तो इसी लाइनवा को हम लोग कहते हैं स्तंभ। क्या कहते हैं बाबू? स्तंभ। पहले का लाइन है तो पहले का लाइन C1, दूसरा का स्तंभ C2, तीसरा का स्तंभ C3। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब किसी अंक को ऊपर नीचे लिखिएगा, ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे लिखने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। ठीक है, तो स्तंभ कहते हैं। तो अब देखिए, A बराबर 2 4 6, इसको ऊपर नीचे लिखिए। आज जब ऊपर नीचे वाई अक्ष के अनुसार लिख दीजिएगा तो इसको हम लोग कहते हैं स्तंभ। ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, उदाहरण है। A बराबर 2 4 6 8 10 12 14 15 16, यहीं दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में ऊपर से नीचे से बढ़िएगा तो पहले का लाइन है। ये पहले का लाइन को हम लोग कहते हैं C1, दूसरा का लाइन C2, तीसरा का लाइन C3। ठीक है। अब इसको पहले का स्तंभ कहते हैं। तो पहला स्तंभ C1 बराबर 2 8 14। पहले का स्तंभ में कौन कौन अंक है? 2 8 14। पहले का स्तंभ में 2 8 14। पहले का स्तंभ में बाबू 2 8 14, 2 8 14। दूसरा का स्तंभ में 4 10 15। दूसरा का स्तंभ में 4 10 15। दूसरा का स्तंभ में 4 10 15। और तीसरा का स्तंभ में 6 12 16। तीसरा का स्तंभ में 6 12 16। तीसरा का स्तंभ C3 में 6 12 16। समझ में आ गई? तो अब आप लोग से उम्मीद करते हैं कि पंक्ति भी समझ चुके होंगे, स्तंभ भी समझ चुके होंगे। ठीक है। अब इसके बाद अब चलते हैं टॉपिक की ओर। चूंकि आप लोग का टॉपिक है आव्यूह। आव्यूह किसको कहते हैं? मेन तो यही चैप्टर है। कोई भी आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए आव्यूह किसको कहते हैं, क्या है आव्यूह, आखिर आव्यूह का मतलब क्या है, किसको कहते हैं आव्यूह? तो ध्यान से देखिएगा, किताबी भाषा नहीं देंगे। बहुत सारे टीचर किताब का भाषा लेके चलते हैं। किताब के भाषा जब पढ़ना होता तो आप लोग किस लिए पढ़ रहे हैं? ठीक है। अपना तो लैंग्वेज है नहीं, किताब को देख के किताबिया वाला भाषा वाला लिखवा देगा। अब देखिए, अपना लैंग्वेज बताते हैं जो बहुत ही बेहतरीन समझ में आएगा। ध्यान तो देखिएगा। अब आते हैं अगला थ्योरी। हेडिंग दीजिएगा, अगला थ्योरी। अगला थ्योरी है आव्यूह। चैप्टर का नाम आव्यूह। इंग्लिश में कहते हैं इसको मैट्रिक्स। इंग्लिश में इसको बाबू क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। समझ में आ रही है? इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। अब हम लोग चैप्टर को समझेंगे आव्यूह। चूंकि चैप्टर का नाम है 3 चैप्टर आव्यूह। पहला क्वेश्चन कोई करेगा, बोल आव्यूह किसको कहते हैं, क्या होता है आव्यूह? पहला कोई यही सवाल करेगा, आव्यूह किसको कहते हैं, आखिर आव्यूह का मतलब क्या है? ठीक है, क्या है आव्यूह? तो चलिए आप लोग को आव्यूह को खूब बेहतरीन तरीका से समझाते हैं। ध्यान से देखिएगा बाबू, ध्यान से देखिएगा। पहले इसको लिखा जाए। यह गणित की वह शाखा है, 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 यह गणित की वह शाखा है जिसमें 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 पंक्ति और
पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ यह गणित की वह शाखा है जिसमें पंक्ति और स्तंभ, यह गणित की वह शाखा है जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों के बारे में ध्यान से बाबू देखिएगा। आप लोग का चैप्टर बतलाने जा रहे हैं। अब देखिएगा मैथ के दुनिया में लेके भागेंगे। अब यह गणित की वह शाखा है जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों के बारे में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसे आव्यूह कहते हैं, उसे आव्यूह कहते हैं, उसे आव्यूह कहते हैं। आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के अंग्रेजी वर्णमाला के अंग्रेजी आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। अर्थात ABCD.XYZ। कहने का मतलब है कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो भी अक्षर है उसी से सूचित किया जाएगा, बशर्ते 12 का अक्षर तो सूचित करना है। छोटे का अक्षर तो नहीं बाबू, 12 का अक्षर तो सूचित करना है। समझ में आ गया? तो अब आप लोग को ध्यान तो देखिएगा, यहाँ पर थ्योरी देखिए जबरदस्त लिखवाए हैं। ध्यान से बाबू देखिएगा। जब 12 का अक्षर तो सूचित कीजिएगा तो एग्जाम्पल ए बराबर हम आप लोग को एगो लेते हैं उदाहरण 3 6 9 2 4 6 5 10 15। ध्यान से बाबू देखिएगा, ठीक है। हाई 12 ब्रैकेट क्यों ले रहे? सुंदर दिखने के लिए, लेकिन इसका क्या महत्व है आगे आप लोग को थ्योरी में बतलाने जा रहे हैं। अभी एकदम धैर्य बनाए रखिए, एकदम बारीकी से एकदम देखिए। लाइफ में एक ही लड़की फंसाइए, लेकिन खूब सुंदर फंसाइए। जब गड्ढे में गिरना है तो काहे हम नाली में गिरे, समुंदर में गिरेंगे। जब बदनाम होना है तो खराब लड़की फंसा के फंसाएंगे तो बेहतरीन फंसाएंगे कि दुनिया यह भी कहे कि भले बदमाश रहे लेकिन सुंदर फंसाइले रहे। तब कहने का मतलब जब पढ़ाई कर रहे हैं तब बेहतरीन तरीका से पढ़ेंगे। पढ़ाई में नाम लिखवाइए, धुकू धुकू पढ़े, बिहार में टॉप कर जाइए। यही आप लोग का असलियत है। बिहार में टॉप करने के लिए पढ़िए, बाकी ज़्यादा दिमाग नहीं। देखिए ए बराबर यही दिया हुआ है, एकदम बेहतरीन ढंग से समझिएगा। ए बराबर ही दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें अगर पूरा ध्यान से आप लोग देखिएगा बाबू तो इसमें 3 गो पंक्ति है। 3 गो देखिए, 1 गो पंक्ति, 2 गो पंक्ति और 3 गो पंक्ति। ध्यान से बाबू देखिएगा, 3 गो पंक्ति है। तो पहलका लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? R1, दूसरका लाइन को R2 और तीसरका लाइन को R3। चूंकि पंक्ति को R से सूचित किया जाता है, तो जब पंक्ति को R से सूचित किया जाता है तो पहलका लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? R1 और दूसरका लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? R2 और तीसरका लाइन को R3। तो देखिए
यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि पहिलका लाइन है, तो पहिलका लाइन है तो R1, दूसरका लाइन है तो R2 और तीसरका लाइन है तो R3। अब इसमें स्तंभ कौन है, तो देखिएगा स्तंभ ऊपर नीचे देखिएगा तो इसको हम लोग स्तंभ कहते हैं, इसको भी स्तंभ और इसको भी स्तंभ, ठीक है। तो पहिलका स्तंभ C1, C2, C3, ठीक है। तो देखिए पहिलका स्तंभ हो गया C1, दूसरका स्तंभ C2, तीसरका स्तंभ C3। आई सबको देखिएगा ये पंक्ति और स्तंभ के मिलने से, पंक्ति और स्तंभ के मिलने से एक आयताकार आकृति का निर्माण हो रहा है। और जब आयताकार आकृति का निर्माण हो रहा है तो आयताकार रूप में जो सजावट प्राप्त होती है इसी को आव्यूह कहते हैं, ठीक है। हाई पंक्ति और स्तंभ के मिलने से जिस आयताकार का विन्यास प्राप्त होता है, जो आयताकार का जो सजावट प्राप्त होता है, जो आयताकार, इसी को हम लोग कहते हैं आव्यूह। क्या कहते हैं बच्चा? आव्यूह। लेकिन उतना ब्रेन मत लगाइए, ब्लास्ट कर जाएगी। देखिए यह गणित की वह शाखा है जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे? पंक्ति और स्तंभ, ठीक है। तो पंक्ति और स्तंभ दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ध्यान से बाबू देखिएगा, पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें अब पूछा जाएगा कि पहला पंक्ति R1 बराबर, पहला पंक्ति R1 बराबर, पहला पंक्ति R1 बराबर। तो इसमें पहला पंक्ति R1, यही R1 है। तो R1 में कौन कौन अंक दिखाई दे रहा है? 3, 6, 9। तो पहला पंक्ति R1 में 3, 6, 9। कॉमा मत दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा बाबू। अब इसके बाद दूसरा पंक्ति, तो दूसरा पंक्ति में चलिएगा, दूसरा पंक्ति R2 बराबर। तो देखिए दूसरका पंक्ति में है आपका R2 है, तो R2 यही है। तो दूसरका पंक्ति में कौन कौन अंक है? 2, 4, 6। तो यहाँ पर लिखिए 2, 4, 6। अब यहाँ पर चलिए बाबू तीसरा पंक्ति में। तो जब तीसरा पंक्ति में चलिएगा, तीसरा पंक्ति R3 में, तो अब देखिएगा बाबू तीसरा पंक्ति R3 में, तो यही आप लोग का R3 है। तो अब इसमें चलिएगा तो 5, 10, 15, 5, 10, 15। कॉमा नहीं देना है, बस ऐसे लिखना है। तो आप लोग पंक्ति के बारे में अध्ययन कर लिए कि पंक्ति में कौन कौन है। अब चलिए स्तंभ के बारे में। देखिए पहला स्तंभ, तो पहला स्तंभ में चलिएगा, पहला स्तंभ C1 बराबर। तो देखिए बाबू है आप लोग का पहला स्तंभ है, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। तो पहला स्तंभ में देखिएगा तो 3, 2, 5 है। तो यहाँ पर लिखिए पहला स्तंभ और 3, 2, 5। अब चलिए दूसरा स्तंभ बाबू, दूसरा स्तंभ। तो दूसरा स्तंभ C2 में चलिएगा, दूसरा स्तंभ। तो देख लीजिए C2 में कौन कौन अंक है। हाईएस्ट C2 है। तो दूसरा स्तंभ में चलिएगा तो 6, 4 और 10, यही है। तो यहाँ पर लिखिए बाबू 6, 4, 10। और तीसरा स्तंभ में चलिएगा, तीसरा स्तंभ। तो तीसरा स्तंभ में देखिएगा बाबू, तीसरा स्तंभ C3 बराबर। तो तीसरा स्तंभ में देखिए कौन कौन है। एगो ई है 9, 6, 15। तो यहाँ पर देखिए 9, 6, 15। एकदम क्लियर, एकदम समझ में आ रही है। अब ध्यान से देख लीजिए बाबू, पहिलका पंक्ति R1 में
पहले का पंक्ति R1, R1 में कौन कौन है? 3 6 9, ठीक है, 3 6 9। दूसर का पंक्ति में 2 4 6, 2 4 6। तीसर का पंक्ति में R3 5 10 15, 5 10 15। पहला स्तंभ, तो पहला स्तंभ में कौन है? यही ना है बच्चा, 3 2 5। दूसर का स्तंभ 6 4 10। तीसर का स्तंभ में 9 6 15। देख लीजिए 9 6 15, एकदम क्लियर। तो जब किसी आयताकार विन्यास में आप जब पंक्ति स्तंभ दोनों के बारे में अध्ययन कीजिएगा तो इसी को हम लोग कहते हैं आव्यूह, ठीक है। यह गणित की वह शाखा है जिसमें पंक्ति, तो इसके पंक्ति के बारे में अध्ययन किया गया, और स्तंभ, तो यहाँ पर स्तंभ के बारे में अध्ययन किया गया कि भाई कौन कौन किस स्तंभ में कौन कौन है, ठीक। तो अध्ययन किया जाता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आव्यूह। आई अंग्रेजी के किसी वर्णमाला ABCD माने कैपिटल लेटर 12 का अक्षर को सूचित करना है, तो देखिए 12 का अक्षर A द्वारा सूचित किए हैं। समझ में आ गया है? तो चलिए, जिसको जो समझ में नहीं आया होगा वीडियो में कमेंट में कीजिएगा, आप लोग को खूब बेहतरीन तरीका से फिर से बताएंगे। और जिसको नहीं समझ में आया होगा वीडियो को पीछे करके फिर तो देखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आव्यूह जब समझ में आ गया तो कल के टॉपिक में बताएंगे आप लोग को अगला थ्योरी, कि इसके बाद बताएंगे आप लोग का आव्यूह का कोटि, समानता का नियम, आव्यूह में संख्या, और मैथ के दुनिया में पढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए अब देखिए किताब का थोड़ा सा डिफिनीशन बता देते हैं आव्यूह का, जो किताब में दिया है। अब किताब वाला देखिएगा, किताब में दिया है आव्यूह का डिफिनीशन। आव्यूह देखिएगा किताब वाला, आव्यूह संख्याओं, आव्यूह संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है। क्रम विन्यास है माने सजावट है, क्रम विन्यास है माने आयताकार के रूप में सजावट को हम लोग कहते हैं आव्यूह। जैसे मान लीजिए यही है 2 4 6 8 10 12, ये आयताकार रूप में है। तो जब किसी संख्या को आयताकार रूप में लिखा जाता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। लेकिन इससे बढ़िया हम लोग को क्या लग रहा है कि जब किसी संख्या को पंक्ति के रूप में लिख दीजिए, स्तंभ के रूप में लिख दीजिए, इसी को हम लोग कहते हैं आव्यूह। समझ में आ गई? तो आज के क्लास में बस इतना ही। कल के क्लास में बताएंगे अब आव्यूह का संकेत क्या है। आव्यूह का संकेत क्या से सूचित किया जाएगा, आव्यूह की रचना क्या है, आव्यूह का स्ट्रक्चर क्या है, आव्यूह की कोटि क्या है, सारा क्वेश्चन का आंसर कल के वीडियो में दिया जाएगा। और जो हमसे देख रहे हैं इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बिहार का नंबर 1 ब्रांड आप लोग को स्टूडेंट बनाना है, तो पूरे बिहार के A to Z लड़का तक इस वीडियो को पहुंचना चाहिए, और सब लोग अपने अपने फेसबुक पर डाल के शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल के क्लास में। आप सब 2025 में एकदम बिहार टॉप करें, यही हमारा आशीर्वाद है। धन्यवाद।